आइए आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों पर चर्चा करते हैं। सामने मैप दिख रहा है, इसमें नदियां नीले कलर की धाराओं के रूप में दिख रही हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 देश आते हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हम इन 3 देशों में बहने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ ढेर सारी सकरी खाड़ियां हैं, है ना, जैसे कि बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये सभी खाड़ियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ हैं। रिपीट कर रहा हूं, बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये सभी नदियां आसपास की इन खाड़ियों में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। इनमें से जो सबसे उत्तरी देश है कनाडा। कनाडा वर्ष के अधिकतर दिनों में जमा रहता है, बर्फ से ढका रहता है। विशेष रूप से हडसन की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, चाहे लॉरेंसियन का पठार हो, आप देखिए हडसन की खाड़ी के पूर्व में लॉरेंसियन पठार हो गया, हडसन की खाड़ी के पश्चिम में जो झीलों का क्षेत्र है, ये सभी वर्ष के अधिकतर दिनों में ठंडे होते हैं और बर्फ से जमे रहते हैं, क्योंकि कनाडा के बीचों बीच आर्कटिक वृत्त गुजरता है। 60 डिग्री अक्षांश या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों से भी आर्कटिक वृत्त गुजरता है, वे सभी वहां पर पानी द्रव होकर बर्फ के रूप में लंबे समय तक जमा रहता है। तो जब गर्मियां आती हैं, यहां पर गर्मियां सीमित अवधि के लिए होती हैं, है ना, 2-4 महीने के लिए होती हैं। तो जब गर्मी आती हैं तो बर्फ पिघलता है और कुछ नदियों का उद्भव हो जाता है। उदाहरण के लिए कनाडा में मैकेंजी नदी और यूएसए के अलास्का क्षेत्र में आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को सामने रखकर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, है ना। जैसे कनाडा की मैकेंजी नदी, यूएसए के अलास्का क्षेत्र की युग नदी, ये सभी नदियां साल भर नहीं प्रवाहित होती हैं। ये सभी नदियां तभी प्रवाहित होती हैं जब गर्मियों का प्रारंभ होता है, क्योंकि साल के अधिकतर दिनों में यहाँ पर ठंडी रहती है, आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है कनाडा के बीचों बीच, इसलिए अधिकतर दिनों में ये नदियां हों या फिर आसपास की ये सारी झीलें हों, जमे हुए रहते हैं। मैंने जितनी बातें बताई उतनी आप लिख लेंगे, करेगा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितनी नदियां हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए या परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है? बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा। ये नदियां हैं यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी और टेनेसी नदी। ये हो गया टेनेसी नदी, रेड RED रेड नदी, कोलोराडो नदी और रियो ग्रांडे नदी। ये सभी नदियों से सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप जब तक स्वयं एक्सप्लोर नहीं करेंगे, थोड़ा सर्च नहीं करेंगे नदियों के बारे में, तब तक आप बेहतर नहीं जान पाएंगे। मुझसे जो कुछ बन पड़ रहा है आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करिए यूकॉन नदी। आप जानते ही हैं, हालांकि पॉलिटिकल मैप नहीं है, लेकिन आप जानते ही हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा अलास्का है। अलास्का हालांकि कनाडा के पश्चिम में है, लेकिन अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र है ना। यहाँ पर राजनीतिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये अलास्का क्षेत्र है। जैसे कि हम बना दे, कहां पे है ये जो क्षेत्र है, ये अलास्का का क्षेत्र है ना, ये पूरा पश्चिम का क्षेत्र अलास्का है। तो यूकॉन नदी ऐसे तो कनाडा से निकलती है। यूकॉन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है ना। अलास्का में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। हालांकि नदी का उद्भव कहां से होता है? कनाडा से होता है ना। यूकॉन यहां पे लिखा हुआ है। यूकॉन नदी अलास्का में प्रवाहित होती है और बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। अलास्का और अलास्का के पश्चिम में जो भूखंड है वो है रूस। रूस और अलास्का के बीच में जो सकरा सागर है ना, उसे बेरिंग सागर कहते हैं। यूकॉन नदी उसी बेरिंग सागर में जाकर अपना जल गिराती है। कनाडा से निकलती है और पूरे अलास्का को पार करते हुए बेरिंग सागर में पहुंच जाती है। यूकॉन नदी को हजारों धुआं की घाटी कहते हैं, हजारों धुआरों की घाटी।
हजारों द्वारों की घाटी। इसे हजारों द्वारों की घाटी क्यों कहते हैं? ये तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि यूकान नदी को हजारों द्वारों की घाटी कहते हैं। एक्चुअल में यूकान नदी अलास्का के कटमई क्षेत्र से होकर गुजरती है। यूकान नदी अलास्का के कटमई अलास्का के कटमई क्षेत्र होकर गुजरती है। जो कटमई क्षेत्र है अलास्का का, वो एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी निकलते रहते हैं और यूकान नदी उसी ज्वालामुखी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके परिणाम इस नदी से हमेशा गैसें निकलती रहती हैं, जलवाष्प और जलवाष्प के अलावा अन्य से, जैसे लावा निकलेगा, लावा क्या करेगा, पानी को सुखा देगा, पानी को सुखाएगा तो गैस निकलेगी, जलवाष्प निकलेगी नदी में से, और इसके अलावा भी ज्वालामुखी से निःसृत होने वाली अन्य गैसें इस नदी के बीचों बीच से निकलती रहती हैं। इसलिए यूकान नदी को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। अगली नदी जिसका अध्ययन करेंगे मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी। मैकेंजी नदी कनाडा के मध्य से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। कनाडा के उत्तर में जो है उसे हम कहते हैं ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल ये अर्पित करती है। कनाडा में मैकेंजी नदी के पूर्वी क्षेत्रों में झीलें पाई जाती हैं। मैकेंजी नदी के पूर्वी क्षेत्र में जो झीलें हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका क्रम है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील और अथावस्का। ये देखिए बियर है, ये ग्रेट स्लेव है और ये है अथावस्का झील, है ना। तो इस नदी के पूर्व में उत्तर से दक्षिण की ओर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का झीलें पाई जाती हैं। ये झीलें, इन झीलों का निर्माण मुख्य रूप से गर्मियों में होता है। हमने बताया कि कनाडा के बीचों बीच आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग गुजरता है, या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में यानी उत्तरी ध्रुव के पास होने के चलते कनाडा वर्ष के ज्यादातर महीनों में जमा रहता है। इन झीलों का निर्माण विशेष रूप से गर्मियों में ही हो पाता है, क्योंकि शीत ऋतु में या साल के अधिकतर महीनों में ये झीलें ठंडी के चलते जम जाती हैं और फिर से जब यहाँ आती हैं तो बर्फ पिघलने लगता है और फिर से इन झीलों का निर्माण होता है। इसके बाद अगली नदी जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो है सेंट लॉरेंस नदी। आइए सेंट लॉरेंस नदी के बारे में देखते हैं। सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस के बारे में क्या खास बात है? महान झील प्रदेश जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाते हैं। झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें आते हैं। ये महान झील प्रदेश की 5 झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं, है ना। ये सब आप पढ़ चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि महान झील प्रदेश में से वो कौन सा झील है जो दोनों देशों की सीमा पर स्थित नहीं है? इन 5 झीलों में से कोई 4 झीलें ही दोनों देशों की सीमा पर हैं। इनमें से एक झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उस झील का नाम बताइए। तो महान झील प्रदेश की 5 झीलों का नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। तो इन 5 झीलों, ये झीलों का क्रम जो मैंने बताया ना, पश्चिम से पूरब की तरफ है। इन 5 झीलों का जल लेकर एक नदी निकलती है। एक्चुअल में ये 5 झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, अगर ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ये झीलें ऐसे हैं। आप समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में रॉकीज पर्वत है ना। इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का ढाल कैसा है? पश्चिम से पूरब की तरफ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है, क्योंकि पश्चिम विशाल पर्वत है रॉकीज, और पूर्वी ढाल मतलब ढाल पूरब की तरफ है। तो इससे ये जो 5 झीलें हैं ये भी नीचे की तरफ हैं, यानी सुपीरियर झील ऊंचाई पर होगी और बाकी झीलें क्रमशः उससे थोड़ा थोड़ा नीचे स्थित हैं।
इसलिए इन झीलों से जलप्रपातों का उद्भव होता है और जलप्रपातों के माध्यम से, है ना, ये देखिए यहाँ जलप्रपात बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो जलप्रपात के माध्यम से ये झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसके चलते इन झीलों का पानी पूरब की तरफ प्रवाहित होता है। क्यों पूरब की तरफ प्रवाहित होगा, आप समझ गए? तो पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए अंत में एक नदी का उद्भव होता है। इस नदी को जल कहां से मिलता है? इन 5 झीलों से प्राप्त होता है। तो इन 5 झीलों के या ग्रेट लेक्स के जल को लेकर सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जिस खाड़ी में गिरती है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस नदी भी कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। हमने आपको पहले ही पढ़ा चुका कि यूएसए और कनाडा की सीमा 3 तत्वों से निर्धारित होती है। पहला तत्व क्या है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दूसरा तत्व क्या है? महान झील प्रदेश। और तीसरा तत्व क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। ये तीनों तत्व मिलकर उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की सीमा आते हैं। तो सेंट लॉरेंस नदी दोनों देशों की सीमा पर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 5 महान झील प्रदेश जो हैं, इनको जल कहां से प्राप्त होता है? तो मैंने बताया कि पश्चिम में रॉकी पर्वत है। रॉकीज पर्वत ऊंचाई पर है, जहां पर हिम की कमी नहीं है, बर्फ की कमी नहीं है। ये सारा बर्फ पिघलता है और पिघलकर इनका जल कहां चला आता है? ग्रेट लेक्स में चलाता है। अच्छा, एक बात बताइए, पानी या नदी भूखंड के किस हिस्से में बहता है? सबसे निचले हिस्से में। तो ये महान झील प्रदेश हो या सेंट लॉरेंस नदी, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला हिस्सा कहां है? ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी के आसपास के क्षेत्रों में सबसे निचला हिस्सा है। यही कारण है कि सारा बर्फ, चाहे कनाडा का हो या फिर रॉकीज पर्वत का हो, पिघल के चला है महान झील प्रदेश में। वो सारा पानी पिघल कर चलाता है और अंत में सेंट लॉरेंस नदी रूप में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में चला जाता है ये सारा पानी। ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर 2 प्रमुख शहर हैं, एक है क्यूबेक और दूसरा है मॉन्ट्रियल। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर, अच्छा एक सवाल आपसे, सेंट लॉरेंस नदी किस मुख्य, ऐसे तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, लेकिन सेंट लॉरेंस नदी का अधिकतर हिस्सा कनाडा में प्रवाहित होता है। ठीक है, अधिकतर हिस्सा इसका कनाडा में प्रवाहित होता है। तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर 2 शहर हैं, पहला है मॉन्ट्रियल और दूसरा है क्यूबेक। इनमें से सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ये दोनों कनाडा के शहर हैं, है ना, ये दोनों किसके हैं? कनाडा के शहर हैं, मॉन्ट्रियल हो या फिर क्यूबेक हो। मॉन्ट्रियल जलपोत उद्योग का केंद्र है, यहां पर व्यापारी जहाज बनाए जाते हैं, जलपोत उद्योग का प्रमुख केंद्र है मॉन्ट्रियल। और क्यूबेक दुनिया में कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। क्यूबेक दुनिया में कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। क्यों? कागज बनाने के लिए मुलायम लकड़ी चाहिए। कागज बनाने के लिए कैसी लकड़ी चाहिए? कागज लुगदी से बनता है, लकड़ी की लुगदी से। तो कागज बनाने के लिए मुलायम लकड़ी की लुगदी चाहिए। तो मुलायम लकड़ी कहां मिलती है? मुलायम लकड़ी शीतोष्ण वनों में पाई जाती है। मुलायम लकड़ी कभी भी विषुवत रेखा के आसपास नहीं पाई जाती है। विषुवत रेखा के आसपास सदाबहार वन होते हैं, यानी वर्षा वन होते हैं, सदाबहार वर्षा वन विषुवत रेखा के आसपास। ये हो गया ग्लोब, बीचों बीच विषुवत रेखा है। यहां के आसपास जो वन पाए जाते हैं उसे हम सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। लेकिन सदाबहार वर्षा वन कठोर लकड़ी पाई जाती है, वहां मुलायम लकड़ी नहीं मिलती है। जबकि 40 से 60 अंश अक्षांशों के मध्य, ये 40 से 60 अंश अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र हैं। इन वनों को हम शीतोष्ण वन कहते हैं। शीतोष्ण वनों को टैगा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वन। टैगा वन मुलायम लकड़ी के भंडार होते हैं। जहां उष्णकटिबंधीय वन कठोर लकड़ी के भंडार होते हैं, वहीं 40 से 60 अंश अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले शीतोष्ण वन अथवा टैगा वन मुलायम लकड़ी के भंडार होते हैं। इन शीतोष्ण वनों से मुलायम लकड़ी की लुगदी प्राप्त होते हैं और कागज बनाया जाता है। तो कनाडा हो या रूस हो, जिन अक्षांशों में कनाडा बसा हुआ है, इन्हीं आप मैप में देखेंगे तो
कनाडा भी इसी क्षेत्र में बसा हुआ है, और रूस को भी आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र में बसा हुआ है। 40 से ये हो गया 40 और ये हो गया 60। 40 से 60 अंश अक्षांशों के मध्य, मतलब मध्य नहीं कह सकते हैं, 40 और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कनाडा से भी होकर गुजरता है, और यानी रूस और कनाडा इन क्षेत्रों में बसे हुए हैं। यही कारण है कि शीतोष्ण वन अर्थात टैगा वन का सबसे बड़ा भंडार कहां पता है? कनाडा और रूस में पाया जाता है। तो रूस हो या फिर कनाडा, ये सभी टैगा वनों के भंडार हैं, और इन दोनों देशों में मुलायम लकड़ी का खूब उत्पादन होता है। क्लियर? यही कारण है कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित क्यूबेक कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। हां, मिसिसिपी नदी, दो धाराएं हैं, मिसिसिपी मिसौरी नदी, इसको ऐसे लिखेंगे, मिसिसिपी मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। संयुक्त अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से यह नदी निकलती है और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। इस नदी का उद्भव दो धाराओं के रूप में होता है। इसकी पूर्वी धारा को मिसिसिपी कहते हैं और पश्चिमी धारा को मिसौरी। यह है मिसिसिपी और पश्चिमी धारा है मिसौरी। ये दोनों धाराएं मिलकर मिसिसिपी मिसौरी नदी कहलाती हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी की खास बात क्या है कि मान लेते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मैक्सिको की खाड़ी है ना, और ये क्या है? ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको गल्फ। आप देख पा रहे हैं कि मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो मुहाना है, मान लेते हैं ये मिसिसिपी मिसौरी नदी बहते हुए आ रही है। ये पक्षियों का जो पैर होता है ना, पक्षियों का पैर, इसका डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की तरह नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कैसा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, डेल्टा है। लेकिन मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा पक्षियों के पैरों की तरह है, इसलिए इसको हम पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। तो ये नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस संयुक्त राज्य अमेरिका के एयरपोर्ट है, और वो मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र से बहती हुई आती है और मिसिसिपी मिसौरी नदी की सहायक नदी है, इस नदी में मिल जाती है। यानी टेनेसी मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी है जो पूर्वी क्षेत्रों से बहकर आती है। अब अन्य नदी है रेड नदी। रेड नदी रॉकीज पर्वत से निकल रही है, और रॉकीज पर्वत से निकलने के बाद मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में ही अपना मुहाना बनाती है। ध्यान रहे, रेड नदी मिसिसिपी मिसौरी की कोई सहायक नदी नहीं है ना, ये मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि इसी के डेल्टा क्षेत्र में रेड नदी भी अपना मुहाना बनाती है। अब पढ़ते हैं हम कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आप जानते ही हैं, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर है, यह है माउंट एल्बर्ट। कोलोराडो नदी रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट के पास से निकलती है, और कोलोराडो पठार के जल को प्रवाहित करते हुए, कोलोराडो पठार के जल को अपवाहित करते हुए दक्षिण में कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य कोलोराडो नदी पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। पहली बात, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। यह नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है। इसका ज्यादातर भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होता है, थोड़ा सा भाग इसका मैक्सिको में है। कि जो मैक्सिको है ना, मैक्सिको की सीमा ये है, ये है मैक्सिको की सीमा। तो
ये इस नदी का ज्यादातर भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में है, थोड़ा सा भाग इसका मैक्सिको में पड़ता है। दो देशों से प्रवाहित होती है, ध्यान दीजिएगा। कोलोराडो नदी दो देशों से प्रवाहित होती है, यूएसए एंड मैक्सिको। ये नदी रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट से निकलती है और कोलोराडो पठार के जल को प्रवाहित करते हुए अपवाहित करते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कोलोराडो नदी किस देश में अपना मुहाना बनाती है? मैक्सिको में अपना मुहाना बनाती है। क्लियर? कोलोराडो नदी के तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, उसका नाम है लास वेगास। कोलोराडो नदी के तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है लास वेगास, वो कोलोराडो नदी के तट पर है। कोलोराडो नदी के पश्चिम में डेथ वैली है। यहां पर कोलोराडो नदी के पश्चिम में कोलोराडो पठार के अंतर्गत ही डेथ वैली है। डेथ वैली, ये डेथ वैली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये समुद्र सतह से, यानी समुद्र सतह से भी 86 फीट नीचे है। मृतक घाटी या डेथ वैली समुद्र सतह से 86 फीट नीचे है। चारों तरफ से पठार से घिरी हुई एक निचली घाटी है जहां पे न जलवाष्प है, नमी नहीं है, वर्षा नहीं होती और हवाएं गर्म रहती हैं। इसके चलते इस घाटी में जीवन बड़ा ही मुश्किल है और एक बहुत ही दुर्गम घाटी है। आप इसमें खो गए तो निकलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और आप नीचे की घाटी में कहीं खो गए। चारों तरफ ऊंचे पठार हैं, कोलोराडो पठार है चारों तरफ, और इसमें इस नमी नहीं है, वर्षा नहीं होती है, शुष्क टाइप का क्षेत्र है, हवाएं आपको शीघ्र ही सुखा देंगी, है ना। तो इसके चलते इसे मृतक घाटी कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन को धारण करना मुश्किल होता है। एक अन्य नदी है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी की खास बात यह है कि ये आप हमेशा से पढ़ते रहे, जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जल अर्पित करती है, जल गिराती है। रियो ग्रांडी नदी के बेसिन में ही, यहां पर रियो ग्रांडी नदी के बेसिन, मतलब किसी नदी की जो घाटी होती है आसपास की गहरी घाटी, रियो ग्रांडे नदी की घाटी में ही चिहुआहुआ की खान है। मैक्सिको में रियो ग्रांडे नदी की घाटी में ही चिहुआहुआ की खान है। ये वास्तव में दुनिया में चांदी की सबसे बड़ी खान है। यहाँ पर चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आप एक बार फिर से गौर कर लीजिए कि ये नदियां किस खाड़ी में गिरती हैं। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी बिफोर्ड सागर में गिरती है। यूकॉन नदी अलास्का क्षेत्र की सबसे लंबी नदी बेरिंग सागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस जो दोनों देशों की सीमा बनाती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी गिरती है। 3 प्रमुख नदियां हैं जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं, रियो ग्रांडे, रेड नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये सभी नदियां मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि आप जवाब दीजिए, कमेंट करके बताएंगे। किन्हीं 2 नदियों का नाम बताइए, मैप में देखकर अपना मैप सामने खोलिए और किन्हीं 2 नदियों के नाम बताइए जो हडसन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं या हडसन की खाड़ी में गिरती हैं। कनाडा की 2 नदियां जो हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, उनका नाम कमेंट करके आपको बताना है। आज नहीं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया की नदियां एक ही वीडियो में हो जाएगा। जस्ट अगले वीडियो का इंतजार करिए। नदियां चैप्टर समाप्त होने के बाद अगर विश्व के भौतिक भूगोल में कुछ बचा हुआ है तो कवर करके हम प्रवेश चलेंगे किधर? आर्थिक खंड में, जिसमें हम कृषि, खनिज संपदा, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।